हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई की यूट्यूब चैनल पर। मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन निर्वाह या जीवन पद्धति। इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका विस्तार, किस तरीके से वो फैला, इन सभी चीज़ों को। आज हम देखेंगे कि यहाँ की जीवन पद्धति क्या है। जी, हम अगर इसमें बात करें जीवन पद्धति की, तो सबसे पहले सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर आर्थिक, और फिर इसके बाद इसमें व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक के साथ साथ, और फिर धार्मिक क्षेत्र को भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ हम अनछुए तथ्य को भी देखेंगे, जिसमें कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स, कौन से जो प्लेस है वो कब खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई, तथा वहाँ से महत्वपूर्ण जो है खोज क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामाजिक, तो किसी भी जगह की एक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी वो मातृसत्तात्मक कैसे था, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे यहाँ पर काफी सारे ऐसे मूर्तियां मिली हैं जिन पर की मातृ यानी देवी का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जिसमें कि एक औरत के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखलाया गया है। उसे पृथ्वी देवी की कल्पना की गई है। यह पृथ्वी की देवी है और इस वजह से यह मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। साथ ही साथ काफी सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, तो मातृसत्तात्मक। उसके बाद यहाँ पर जो है काफी सारे वर्ग हैं। किसी भी समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग होता है। तो यहाँ भी काफी सारे वर्ग मिलते हैं, जिसमें पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिक। पुरोहित, एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसका एक हाथ टूटा हुआ है और इस तरीके से चादर ओढ़े हुए, दाढ़ी युक्त। उससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर पुरोहितों का भी कुछ वर्चस्व था। तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो व्यापार थे वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार थे। तो व्यापारियों का भी यहाँ पर वर्चस्व दिखाई देता है। उसके अलावे यहाँ पर जो भी नगर नियोजन पद्धति, नाले की एक सही संरचना, मकान की एक सही संरचना, माप तौल की एक सही रचना, हर एक चीज के लिए एक सही पैमाना तय था। तो उसे निर्धारित करने के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर वर्ग थे और उसे लागू करवाने हेतु भी कुछ न कुछ अधिकारी रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है अधिकारियों का भी वर्णन मिलता है, इसके भी एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा शिल्पी, चनहुद्रो, लोथल, कोटदीजी आदि काफी सारी जगहों से हमें बहुत सारे टेराकोटा मिलते हैं। तो टेराकोटा ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी उस तरीके से बना दिया गया, उन्हें एक सांचे में ढाला गया है। जैसे टेराकोटा यहाँ के जो सील्स हैं वो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार यानी अंडाकार, इन सब तरह के मिल रहे हैं। तो इन सब को बनाने के लिए शिल्पी होते हैं। तो शिल्पी का भी यहाँ पर देखने को मिलता है प्रभाव। और उसके अलावे श्रमिक, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब जगहों से श्रमिकों के भी साक्ष्य मिलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से श्रमिकों का आवास भी मिला है। तो इस वजह से कहा जाता है कि समाज में जो है इन सभी वर्गों का वर्चस्व था। ये सभी वर्ग वहां पर देखने को हमें मिलते हैं। उसके अलावे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग थे, इनके कपड़ों में सूती एवं ऊनी, ये दोनों तरह के वस्त्र प्रयोग करते थे। मतलब सूती कपड़े भी ये प्रयोग करते थे तथा ऊनी कपड़े भी। और यहाँ पर एक चांदी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी सारे जगहों से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावे हमें कपास के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जिसके लिए कपड़े में यूज किया जाता था। उसके अलावे आभूषण, आभूषण में अगर हम बात करें तो कर्णफुल यानी कि कान के, फिर सर के ऊपर पहनने वाले कमरबंद, फिर बाजूबंद, बाला, फिर मोतियों की माला, जो स्फटिक की माला, चाहे लैपिस लजूली की माला, इन सारी चीजों की हमें जो है मालाएं मिलती हैं। आभूषण हमें यहाँ काफी सारे प्राप्त होते हैं। आभूषणों में हम बात करें तो यहाँ पर जो है तांबे के भी आभूषण मिलते हैं। साथ ही साथ तांबे का दर्पण भी मिला है।
साज सज्जा के सामान भी मिल रहे हैं, जो औरतों के सजावटों के लिए सामान होती है, जो मेकअप के सामान, वो भी सामान हमें यहाँ से काफी सारी मात्रा में मिल रहे हैं। तथा साथ ही साथ कंठहार यानी कि माला, जिसे अभी हमने कहा था, उस तरीके के मालाएं मिल रही हैं। मनोरंजन के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, जिसमें कुछ वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, उसके अलावे हमें बांसुरी के साथ साथ ढोलक भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ नाच गान के भी अवशेष मिलते हैं। और एक बहुत ही फेमस मूर्ति है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी जो के कमर उनका टेढ़ा और एक हाथ जो है कमर पर इस तरीके से रखी हुई है, वो प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब कांसे की नर्तकी क्यों बनाई गई? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए, यानी कि नर्तकियों का यहाँ पर जो है देखने को मिलता होगा, यहाँ पर नर्तकी होती होंगी, तभी तो उनकी एक प्रतीकात्मक चित्र मतलब मूर्तियां बनाई गई जो कांसे की ढाली हुई है। जो मूर्ति कांसे की है, लोग मनोरंजन की काफी सारे यहाँ पर चीजें प्रयोग करते थे। अब अगर हम बात करें किसी समाज की, तो समाज में जो लोग रह रहे हैं कहीं पर भी, तो वो अपने साथ मनोरंजन की कुछ न कुछ चीजें प्रयोग करेंगे, ताकि उन मतलब एक तरीके से कहें तो बेहतर महसूस हो। या मनोरंजन हम क्यों करते हैं? अगर हम बात करें फिल्में देखना या गाना सुनना, तो हम क्यों करते हैं? हमारा मन हल्का हो, इन सब के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मनोरंजन का प्रयोग किया जाता था। अंत्येष्टि प्रकार में अगर हम बात करें, तो इंसान के मरने के बाद यहाँ पर 3 तरह के अंत्येष्टि, एक पूर्ण, दूसरा आंशिक और तीसरा दाह संस्कार। पूर्ण समाधान कहने का मतलब कि इंसान के मरने के बाद उसे पूर्ण रूप से कब्र में दफना दिया गया। आंशिक कहने का अर्थ क्या है? इंसान के मरने के बाद उसे एक टीले पर इसके ऊपर रख दिया गया और उसे छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए। चील कौवे नोच नोच करके, हो सकता है ऐसी मान्यता रही हो कि इंसान जीते जी तो काम आया ही, मरने के बाद भी लोगों के लिए काम आए, या पशुओं के लिए, जो भी हो इनकी मान्यता है। उस मान्यता के अनुसार इन्होंने ऊंचे टीले पर उन बॉडी को रखा और फिर उन बॉडी को जब पशु पक्षी नोच नोच कर खा जाते थे, तो उनके कुछ हड्डियों को इकट्ठा करके आंशिक तौर पर कब्र में दफनाया करते थे। और उसके बाद दाह संस्कार यानी कि जलाने की प्रथा, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। समाज है, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहेंगे और अलग अलग तरह के खान पान का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खान पान के लोग यहाँ पर मिले हैं और दोनों तरह के एविडेंस मिले हैं। काफी सारे ऐसे चूल्हे प्राप्त हुए हैं जहां से हमें पशुओं के जले हुए हड्डी मिली है, यानी पशुओं की हड्डियां जो है चूल्हे से मिल रही हैं। तो कहने का मतलब कि वो उसे पका रहे हो, ठीक है, और उसे पका करके और उसके खाने का प्रयोग करते हैं, और इसी वजह से उनकी हड्डियां चूल्हे में मिल रही हैं, जली हुई हड्डियां। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के इंसान मौजूद थे। शाकाहारी तथा मांसाहारी। वैज्ञानिक साक्ष्यों से जो पता चलता है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये भूमध्य सागरीय या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड थे, ठीक है, भूमध्य सागरीय हालांकि जो आज के एविडेंस मिल रहे हैं एट प्रेजेंट, उसके अनुसार ये कहीं से आए नहीं थे। इनका जो समाज था वो यहीं पर फला फूला, और इसके साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा, कोटदीजी, मेहरगढ़, इन सब जगहों से, मतलब एकदम इनिशियल आईवीसी कि इन मतलब आईवीसी से पहले के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और एक सभ्यता बरसा रहे हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है काफी सारे कपड़ों के साक्ष्य, और पुरुषों में जो है दाढ़ी रखने के और मूछ रखने की भी प्रथा प्रचलित थी। अगर हम इसकी राजनीति की बात करें, तो इतने बड़े सभ्यता जो इतने लंबे चौड़े एरिया में है, उससे
चलाने हेतु तो कुछ न कुछ लोग रहे होंगे कि जहां पर एक ग्रिड पैटर्न में पूरा का पूरा नगर बसा हो, माप तौल की एक गुणक प्रणाली हो, नालियों की एकदम बेहतरीन व्यवस्था हो, ईंटों का आकार एकदम 4:1 रेशियो में हो, साथ ही साथ एल टाइप की ईंटें जो दरवाजे के मतलब घर के कोनों पर प्रयोग किए जा रहे हो या दरवाजे पर प्रयोग किए जा रहे हो, इस प्रकार की ईंटें। तो ये ऐसा नहीं था कि सभी लोग मिलकर के इसे बना रहे हैं, नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे वर्ग मौजूद होंगे जो इनके माप तौल को डिसाइड कर रहे हो, तभी ये इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें जो कहा जाता है, हंटर एक विद्वान है, उनका मानना है कि यहाँ की जो प्रणाली थी वो जनतांत्रिक शासन था, यानी जनता का शासन। जबकि E.J.H. मैके जो विद्वान है, उनका कहना है कि नहीं, यहाँ प्रतिनिधित्व था, मतलब जनता के रूप में जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। जबकि व्हीलर जो थे, उन्होंने कहा कि मध्य मार्गी जनतांत्रिक प्रणाली होगी, और अस्टूप जो है गुलामों पर आधारित बताते हैं। लेकिन इन सबसे हटके एक सबसे बड़ी जो बात आती है, व्यापारियों का शासन, जो सर्वमान्य मत है, यानी इस पर अधिकतर विद्वान सहमत हैं कि नहीं, यहाँ जो है व्यापारियों का शासन रहा होगा। यहाँ के जो भी शासन प्रणाली थी उसे व्यापारियों के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था। तो ये था इसका राजनीतिक पक्ष, क्योंकि राजनीतिक पक्ष जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण है। इतने बड़े सभ्यता को चलाने के लिए कोई ना कोई हो, कोई रेगुलेट कर रहा हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यापारियों का शासन। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है पुरोहितों का शासन था, और कुछ का कहना है कि नहीं, ये जो है गुलामों पर आधारित थी। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का शासन ही नहीं था। तो यहाँ के जो भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं वो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं, और हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ही आधार पर इन सभी चीज़ों को सामने में रखते हैं। क्योंकि इस समय के जो भी लिपियां मिली हैं, हड़प्पाई लिपि, वेस्ट्रोखंड्रोम जिसे कहते हैं, या भाव चित्रात्मक, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही काम करते हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही हम चीज़ों को निर्धारित करते हैं कि नहीं, ये जो है इस तरीके से रहा होगा। कंफर्म भी नहीं हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक के बाद में आर्थिक स्थिति में हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो व्यापार था वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के व्यापार थे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के व्यापार। उसके अलावा यहाँ कृषि व पशुपालन ये भी काफी प्रमुख था। कृषि में अगर हम बात करें तो यहाँ गेहूं, चावल, जौ, मटर, तिल, कपास, जिसे सिंडोम भी कहा जाता था, कपास की खेती, ये सभी चीजों की खेती मिल रही है। हमें बनावली से हल मिला है, बनावली से हल की प्रतिकृति मिली है। साथ ही साथ कालीबंगा से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। जबकि धौलावीरा, यहां से कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण मिल रहे हैं। वाटर को जो है एक तरीके से यहाँ पर स्टोर करके और फिर सिंचाई के लिए प्रयोग किया गया है, या धौलावीरा से साक्ष्य मिलता है। तो इस तरीके के एविडेंस हमें बेहतरीन रूप से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब ये हमें मिल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम बेहतर रहा होगा, तभी तो धौलावीरा से कृत्रिम साक्ष्य, कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम जो था बहुत ही बेहतरीन था। साथ ही साथ यहाँ के जो भी कृषि पद्धति थी वो एक साथ दो फसल को भी उगाया करते थे। आज भी हम भारत में देखते हैं काफी सारी जगहों पर, तो गेहूं के साथ साथ हमें जौ भी मतलब बोने के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सरसों, राई, इन सबको भी एक साथ बोते हैं, मटर के साथ दलहन, इन सारी चीज़ों को, यानी कि एक साथ हम दो फसल को बोने का कार्य करते हैं। ये कृषि में। पशुपालन की अगर हम यहाँ बात करें तो पशुपालन में हमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर
और भी काफी सारे पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ की जो सबसे प्रमुख पशु थी वो एक कुबर वाली बैल या कुबरदार बैल, जो भी कहें, और एक पशु है यूनिकॉर्न, जो कि अज्ञात है, इसके एविडेंस कहीं नहीं मिलते हैं। यूनिकॉर्न, यहाँ की सील्स पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है जो यूनिकॉर्न है, जो अज्ञात है, उसके एविडेंस कहीं नहीं मिलते। तो इसका भी यहाँ पर काफी सारा एविडेंस मिल रहा है सील्स पर। साथ ही साथ कुबरदार बैल जो है हमें सील्स पर देखने को मिल रहे हैं, हिरन, बाघ, इस तरीके से हमें काफी सारे एविडेंस मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आर्थिक क्षेत्र में व्यापार की, तो व्यापार की जो प्रणाली थी, विनिमय प्रणाली, मुद्रा का भी प्रचलन, तो मुद्रा के प्रचलन पर भी कुछ कहा जाता है कि जो सील्स थे वही मुद्रा हेतु प्रयोग किए जाते होंगे, या उसके अलावा कुछ बहुमूल्य धातु या बाटन सिस्टम, यानी एक वस्तु के अलावा दूसरे वस्तु को लेना। हम आपको एक वस्तु देंगे और आप हमें दूसरी वस्तु देंगे उसके बदले में, ऐसी प्रचलन रही होगी, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो उसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली, तो कुछ एविडेंस जो मिलते हैं हमें चीजों के आयात निर्यात के, तो चांदी जो है ईरान और मेसोपोटामिया से आती थी यहाँ, जबकि सोना अफगानिस्तान, कर्नाटका के कोल्लार खदान से, इस पर एक काफी फेमस मूवी बनी है अभी, केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड, यहाँ से पाई जाती थी। तांबा खेतरी से और बलूचिस्तान से लाई जाती थी, जबकि टीन अफगानिस्तान और ईरान से। सिलखड़ी, सिलखड़ी का प्रयोग सील बनाने में, मुहर को बनाने में या ताबीज बनाने में काफी सारा प्रयोग किया गया है, जो राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से। जबकि लाजवर्द यानी लापिस लजुली, यह काफी फेमस चीज था उस समय, बदखसा तथा मेसोपोटामिया से। जबकि स्फटिक दक्कन क्षेत्र से लाई जाती थी। इस तरीके से इसका व्यापार इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी हो रहा है। ये जो बदखसा क्षेत्र है, या हम कहें बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान जो था ये तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो हम इस तरीके से एक एरिया बनाते हैं, तो यहाँ बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है इधर, तो बलूचिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो इंटरनल व्यापार, जबकि हम यहाँ मेसोपोटामिया और ईरान देख रहे हैं तो एक्सटर्नल, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर के क्षेत्रों से भी। साथ ही साथ लोथल से एक मुद्रा मिली है, फारस खाड़ी की मुद्रा, और फारस खाड़ी की मुद्रा मिलना आईवीसी से यह प्रमाणित करता है कि यहाँ से जो है व्यापार होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लोथल से गोदीबारे का साक्ष्य मिला है। गोदीबारा यानी कि जहाँ पर जहाज आकर के रुक रही हैं, चीज़ों को उतारा जा रहा हो, चढ़ाया जा रहा हो और यहाँ से बाहर भेजा जा रहा हो, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से की जा रही थी। यहाँ से फारस खाड़ी की मुद्रा मिली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मानी जाती है व्यापार वाणिज्य को लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इसका ये था व्यापार वाणिज्य। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमें मिलती हैं। जैसे हम बात करें सीसा, तो सीसा दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से यहाँ पर लाई जाती थी। उसके अलावा यहाँ से जो है सीप की बनी वस्तुएं, यहाँ से सीप की बनी वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी। मतलब यहाँ पर सीप की भी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, इसे बनाया जाता था। साथ ही साथ मिट्टी की बर्तन, टेराकोटा मूर्ति और भी काफी सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी। उसके अलावे एक मेसोपोटामिया अभिलेख मिला है,
एक मेसोपोटामिया का जो है अभिलेख मिलता है, उसमें मेलूहा शब्द आता है। और इस मेलूहा शब्द का जो है, अगर हम बात करें इंटरेक्शन या फिर मतलब समान स्थिति की, यहाँ ये किसके लिए प्रयोग किया गया हुआ, तो मेलूहा जो है सिंध क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें मेसोपोटामिया अभिलेख में मेलूहा शब्द सिंध क्षेत्र के लिए, और इसमें लिखा गया है कि मेलूहा से जो है मेसोपोटामिया की व्यापार वाणिज्य स्थिति मौजूद है, यानी कि यहाँ से व्यापार होता था। उसके अलावे यहाँ पर एक और चीज मिलता है जो दिलमन तथा माकन। दिलमन तथा माकन ये दो क्षेत्र हैं। दिलमन तथा माकन ये बंदरगाह था, बेसिकली यहाँ से जहाजें क्रॉस करती थी, और यहाँ से भी जो है इसकी मतलब व्यापार वाणिज्य थी। तो यह जो दिलमन है यह बहरीन क्षेत्र था, जबकि माकन ओमान को कहा गया है। तो दिलमन तथा माकन इन दो क्षेत्रों से भी इसके व्यापार वाणिज्य हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ है यहाँ पर जो है दशमलव प्रणाली, हाथी दांत का पैमाना, और उसके अलावे 16 के गुणक में माप तौल की हम पद्धति यहां देखने को मिलती है, यानी कि 16, 32, 64 इस तरीके से 16 के गुणज में माप तौल की जो पत्थरों के बनाए जाते थे एक स्पेशल, उस तरीके से सो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इसके धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन जो है यहाँ पर किसी भी तरह के मंदिर का एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऐसे सील्स मिलते हैं जिससे कहा जाता है कि यहाँ के लोगों में जो है धार्मिक मान्यताएं काफी मौजूद थी, काफी ज्यादा मजबूत तरीके से। और उसके अलावे यहाँ पर भूत प्रेत, झाड़ फूक आदि का भी प्रचलन था। तो इस समय के जो लोग थे तो प्रमुख रूप से प्रकृति पूजक, एक तो ये होगा प्रकृति पूजक। दूसरा, एक ऐसा सील मिला है जिस पर एक योग की मुद्रा में एक इंसान बैठा है और उसके आसपास कुछ जानवर हैं, जिसे पशुपति की संज्ञा दी गई है। यही पशुपति शिव कहलाए। तो पशुपति, साथ ही साथ यहाँ पर मातृ देवी, जो एक औरत के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखलाया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर पशु पूजा, जल पूजा, आज भी हमारे समाज में ये सारी पूजा मौजूद है, ये सारी धार्मिक मान्यताएं मौजूद हैं। और एक सबसे फेमस लिंग तथा योनि, जो पुरुष तथा स्त्री के जननांग का प्रतीक होता है, इनकी काफी सारी मात्राएं मिली है यहाँ पर। प्रतिकृति जिसे कहते हैं, पत्थरों की, मिट्टियों की बनी हुई, इस पर काफी डिबेट है, कुछ शंकाएं भी उत्पन्न होती हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट है बेबीलाल, उनका मानना है कि ये जो लिंग तथा योनि जो पत्थरों के बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के बनाए जा रहे हैं, ये पूजार्थक थी, इनकी पूजा की जाती होगी। जबकि एक विद्वान है एच.डी. संकालिया, इनका कहना है कि ठीक है, अगर ये पूजार्थक चीजें थी तो इनकी प्राप्ति अधिकतर नालों में क्यों हुई है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC से जो भी लिंग तथा योनि की जो प्रतिकृति मिल रही है वो अधिकतर नालों में प्राप्त हुई है। तो इस वजह से कुछ विद्वान
जिसमें प्रमुख रूप से एच डी संकालिया है, हसमुख धीरजलाल संकालिया। इनका कहना है यदि ये पूजार्थक थी तो फिर इनका नालों में नहीं मिलना चाहिए था, ये पूजार्थक चीजों यानी पूजार्थक स्थान पर इनके बारे में मिलना चाहिए था। उसके अलावा यहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ काली गंगा तथा लोथल से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से अग्निवेदी के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं जहां पर पूजा के लिए प्रयोग की जाती होंगी। साथ ही साथ एक बड़ा स्नानाघर जो मोहनजोदड़ो से मिला है, तो उसके बगल में भी अग्निवेदी मिल रही है और उसमें कुछ राख भी मिलते हैं, तो कहा जाता है कि ये जो है पूजा के लिए प्रयोग की जाती होगी। यहाँ के धार्मिक जीवन, इसके अलावा यहाँ के लोगों में भूत प्रेत, जादू टोना, ये सारी मान्यताएं प्रचलित थी। झाड़ फूक, क्योंकि काफी सारे ताबीज भी हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक हड़प्पा से जो मूर्ति मिली है उसके स्त्री की, उसके गर्भ से पौधा जो निकलता हुआ मैंने अभी बताया था, तो मातृ देवी या पृथ्वी देवी उसे हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ के जो लिपि, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, स्क्रिप्ट, भाव चित्रात्मक लिपि, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो इसे लिखने का तरीका था, एक तो इस तरीके से ऐसे जाना, वापस से फिर ऐसे आना, फिर इस तरीके से जाना, फिर ऐसे आना। और अब तक का सबसे बड़ा जो साइन बोर्ड मिला है धौलावीरा से, जिस पर कुल 10 अक्षर लिखे गए हैं। धौलावीरा, इसको वेस्ट्रोफेंडोम भी कहते हैं। उसी के साथ साथ कुछ विद्वान इसे सरस्वती लिपि भी कहते हैं। सरस्वती लिपि कहने का बस एक ही कारण, जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इस सभ्यता का विस्तार सरस्वती नदी के किनारे भी काफी हुआ, इस वजह से सरस्वती लिपि भी इसे नाम दिया गया है। तो सरस्वती लिपि, वेस्ट्रोफेंडोम या भाव चित्रात्मक लिपि, बट इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ विद्वान हैं जैसे आर.वी. जोशी, आई.डी. महादेवन, आस्को परपोला और सिमी परपोला, और भी काफी सारे विद्वान हैं जिनमें प्रमुख आई.डी. महादेवन, आर.वी. जोशी, आस्को परपोला और सिमी परपोला का नाम आता है। ये लोग इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है, IBC की जो भी लिपि है, इस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं और इसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।